हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आप देख सकते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी आ चुकी है। सो टोटल ऑल अक्रॉस द आरआरबी टोटल 183 वैकेंसीज आई है। और आप अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आप 28 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। और आई थिंक अगर पिछले रिक्रूटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ आई थिंक अक्टूबर नवंबर में हो सकता है ये एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन ऐसी करनी होगी आप सभी को कि अक्टूबर तक आपका सारा रिवीजन सिलेबस सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे जहां पर मैं सारा आपको सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है पहले अटेम्प्ट में। और ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी, रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जो कि हर यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को बता रखा है। और प्रीवियस वैकेंसी जो आई थी उसमें मेरा जोनल रैंक 2 भी था, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पूरा बाइफरकेट करके सारे सिलेबस को अच्छे से आपके सामने एक वीडियो रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न इस जो रिक्रूटमेंट है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे और 90 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन रहता है। और हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने रॉन्ग किया तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो, यानी 1/3 आपका कटेगा। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि अगर हमें इन चारों टॉपिक्स में अगर प्रायोरिटाइज करना हो कि कैसे हम लोग पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 35 मार्क्स कैरी कर रहा है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, फिर मैथ्स, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड देन रीजनिंग पे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का है और रीजनिंग आई थिंक 15 मार्क्स का है। ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये वाला जो पोर्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये टोटल 50% ऑफ द पेपर है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है तुम्हारा 50%। तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये पहला दूसरा वाला पार्ट अच्छे से हमारा हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी चैलेंजिंग है, इसका सिलेबस भी थोड़ा अच्छा खासा है। बाकी मैथ्स और जनरल अवेयरनेस जो इस एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इजी है, बहुत कम है। मैथ्स में अरिथमेटिक का पार्ट उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और क्या क्या पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जनरल अवेयरनेस का अगर स्ट्रेटेजी का बात करें तो यहाँ पर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन पॉलिटी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो पार्ट है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये काफ़ी वास्ट है। ठीक है, इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो और ये जो तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है ये कैरी कर रहा है 10 मार्क्स। तो अपने को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। जैसे अगर बात करें कि इंडियन पॉलिटी में डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव, उसके बाद आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो गई, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब पार्ट पहले कवर करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सारे मूवमेंट्स जितने भी हुए हैं, सारे मूवमेंट्स जितने भी एक्ट्स हैं, फिर जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या देखेंगे? इंडियन ज्योग्राफी में नेशनल पार्क, रिवर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा लेक, और फिर नेशनल पार्क हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंटेन्स। तो ये जो पार्ट है, बस मैं ये सारा पार्ट्स आपको प्रीवियस ईयर जो अभी पिछले पिछले साल जो रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सवाल आए थे मैं वही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स का मैं आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ जो है फिनोलॉजी लीगल। ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये काफ़ी शानदार तरीके से हर मंथ का, आई थिंक 10 मिनट्स और 12 मिनट्स में, हर मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं। तो आप मिनिमम इतना कर लो। इतना करने से आप अगर 10 मार्क्स
है तो 10 मार्क्स में आप 5 मार्क्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, और ये ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान ज्यादा इसलिए नहीं देना है क्योंकि हमें अभी सारा अपना फोकस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और बेसिक कंप्यूटर पे लगाना है। तो यहाँ पे मिनिमल इतना आप कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो और भी कर सकते हो। तो ये है हमारी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग का सिलेबस ये है कि कोडिंग, डिकोडिंग, फिर एनालॉजी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसी में मेंशन किया गया है रीजनिंग में ही। एनालिटिकल रीजनिंग है जहाँ पे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, ये सब वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सिलोजिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। इसमें आप अगर मॉक से भी प्रिपेयर करोगे, मॉक दे दे करके भी, तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि एनालिटिकल रीजनिंग में गलती ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एरर करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग आप साइमल्टेनियसली मॉक दे करके, सेक्शनल मॉक दे करके, या फिर आप चाहो तो इसका कोई भी लेक्चर जहाँ पे आपसे गलती, मतलब अगर मान लो कि सिलोजिज्म समझने में दिक्कत हो रही है तो कोई लेक्चर देख लो, फिर उसके 50 या 100 क्वेश्चंस बना लो। तो इस तरीके से आप अपना रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। अब देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जो ये सिलेबस इसका क्या क्या है। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, और कंप्यूटर वायरस। तो पिछला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ज्यादा क्वेश्चन दे दिए गए थे। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत वायरस के क्वेश्चन थे। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें सारा सिलेबस कवर करना है क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। तो कट ऑफ हाई जाने की पूरी चांसेस है, और इस बार अवेयरनेस भी लोगों में है, तो आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर करके मैक्सिमम रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लो जहाँ पे एसएससी मेंस के भी सिलेबस में ये कंप्यूटर रहता है, तो आप वहां से भी जाकर के किसी भी वीडियो, जैसे आरबी का एक चैनल है, आरबी शुभम सर का चैनल है, तो यहाँ पे भी जाकर के आप कंप्यूटर का जो भी वीडियोस है वो देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको करना है पूरा कवर, इस पूरे सिलेबस को। और साथ ही साथ आप कोई प्रीवियस ईयर ले लो, या एसएससी की जो प्रीवियस ईयर है उसको आप सॉल्व कर लो। और आप चाहो तो अगर प्रीवियस ईयर जो अभी जो एग्जाम हुआ था 2024 में, तो उसका भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आफ्टर कवरिंग द सिलेबस। तो ये था हमारा कंप्यूटर। अब आते हैं मैथमेटिक्स। तो जनरली क्या होता है कि मैथमेटिक्स काफ़ी बहुत वास्ट रहता है कोई भी एग्जाम में, अगर देखा जाए तो वनडे एग्जाम में। लेकिन इस एग्जाम में क्या है कि बहुत डिफाइंड, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस दिया गया है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल सा टॉपिक है, जो कि अगर आप चाहो तो 10 डेज में या 20 डेज में आराम से मैथमेटिक्स के सारे पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम। हालांकि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें नंबर सिस्टम के बहुत मिनिमल क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे, टोटल 4 शिफ्ट हुआ था, तो 4 शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखने के लिए मिले थे। सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्योमेट्री पूरा नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल ही है, और ट्रायंगल में भी सिमिलर ट्रायंगल्स ओनली। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करोगे कि जो दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैक्सिमम जो अपना फोकस है वो कंप्यूटर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस मेंशन्ड है बस उसको कवर कर लो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। पाइथागोरस थ्योरम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सिंपल सिंपल वो डिस्टेंस फार्मूला वाले सवाल, फिर आपके कोलिनियरिटी वाले सवाल हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले सवाल हो गए, तो ये सब से पूछा हुआ था। तो आई थिंक 1-2 आवर में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला फार्मूला वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वो सारे परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, वो सब वाले जो फॉर्मूला होते हैं, फिर आपके थोड़े बहुत आइडेंटिटीज देख लो, डेट्स इट, उससे ज़्यादा। क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी सिंपल थे। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने 10th में भी पढ़ रखा है तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैथ्स में कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आप फैमिलियर हो जाओ सिलेबस से, प्रैक्टिस कर लो, मॉक दे लो, डेट्स इट।
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में भी जो जितने भी हमारे पास फिगर्स होते हैं, वो सारे फिगर्स के वॉल्यूम हो गए, आप एरियाज देख लो। फिर वो वाले सवाल जो होते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वाले, तो वो उस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे गए थे 2024 में, तो आप उस वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस रेगुलर हर दिन इसको प्रैक्टिस करते रहना है, सिलेबस को कवर करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डेट्स इट। और ये वाला जो पार्ट है ना, सेट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और ये जनरली क्या होता है ना कि बच्चों को उतने अच्छे से पता नहीं रहता है। तो सेट्स जो कि आप क्या करना कि शुभम जैन सर का जो चैनल है ना, आरबी, वहाँ पे इन्होंने सेट्स पढ़ा रखा है, 1 घंटे का आई थिंक वीडियो है, आप वो देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी आप उन्हीं से देख लो। स्टैटिस्टिक्स में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा के पढ़ना है। मीन मीडियन मोड जो होता है वो वाले फॉर्मूलाज देख लेना, कैसे निकलता है, ऑब्जर्वेशन कैसे, जो हमारे पास डेटा रहता है उसमें से कैसे कैसे मीडियन निकालना है, कैसे मोड निकालना है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में भी जो इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब सारे इस टाइप के सवाल रहते हैं। तो आप ये यहाँ से इन्हीं सर के चैनल से आप आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया, मैं भी इन्हीं से देख करके सारे प्रैक्टिस किया था। अब आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि कैरी करता है 35 मार्क्स। तो ये है सिलेबस। जैसा आप देख सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, CRO, LCD, LED, ट्रांसड्यूसर्स। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो बहुत ध्यान से, कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था, उस समय ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ये वाले पार्ट से ये ट्वेल्थ में जनरली पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे 13 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। और ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट था यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट, तो इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला पार्ट ट्वेल्थ में पढ़ा जाता है। और ये यूनिट एंड मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट, ये 11th वाले पार्ट है, ठीक है। 11th क्लास के जो फिजिक्स की बुक होती है वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला पार्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है, जनरली ये इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ना, कि आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि ये समझना ज़्यादा इजी है, और इसको इसमें मतलब आपको बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाकर के किसी भी चैनल पे जाकर के वन शॉट वीडियो जो होते हैं ना, 11 जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के वन शॉट, इलेक्ट्रिक सर्किट के वन शॉट वाले वीडियोस, वो देख सकते हो, वहां से समझने की कोशिश करो। नहीं तो फिर एनसीईआरटी की जो बुक आती है वहां से भी बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन है, ज़्यादा डीप टाइप नहीं जाना है, फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज को रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला पार्ट भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप ये टॉपिक सर्च करके वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अभी आगे और लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं क्या एफर्ट डालने वाला हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। अब जाते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं हर सब, इस जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके हर टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट अगर आपको करना है तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। तो उससे क्या है कि आप इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को भी सर्च करके पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या है वो मैं सारा चीज़ बता देता हूँ। और ये कैसे मैंने बनाया है, तो ये मैंने बनाया है 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने हल्का सा अपना स्पेक्ट्रम बढ़ा ही के रखा है, ताकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ है तो आपको कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आपको पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। बेसिक फिजिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, मास, वेट, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ये भी रहता है एक बहुत फेमस, बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैंने देखा है कि वो जो टेम्परेचर सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन, उस पे एक वैल्यू मिसिंग रहती है, वो निकालना रहता है। कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन का बेसिकली रहता है सवाल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, जहाँ पे कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट एंड चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है। और मैग्नेटिज्म में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा, बार्ड सार्वट लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, और इसी का जो एप्लीकेशन होता है सोलेनॉइड, टोरॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर
मतलब इस आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो देखना होगा। फिर उसके बाद फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, force on current carrying conductor in a uniform magnetic field, a force between two parallel current carrying conductor, magnetic अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज आपको मैं पहले बता देता हूँ, जनरली ये डाउट रहता है कि एएलपी का जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग होता है ना, बेसिक साइंस, एएलपी का जो पार्ट होता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का वो डिफरेंट है। पहले बता रहा हूँ कि ये वो वाला पार्ट जो है वो काफी डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ से ये नहीं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के नाम पे इसको पढ़ के और फिर उसके बाद ये एग्जाम में बैठ गए तो फिर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि 2024 में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी। ठीक है, वो सिलेबस नहीं अच्छे से कवर किए थे। इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे टीचर भी उतने अच्छे से इसको कवर नहीं किए थे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमने देख लिया था कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। और अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका जो वोल्टेज करंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी देखना होगा। और ये ईएमआई वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर आपका एडी करंट हो गया, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी करंट से भी, एसी करंट वाला जो पार्ट होता है जिसमें ये पावर इन एसी सर्किट, एसी जनरेटर, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिला था 2024 में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जो है इसमें आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, फिर उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, डायोड हो गया। फिर उसके बाद रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखना होगा। डायोड एज ए रेक्टिफायर, फिर जेनर डायोड, एलईडी का कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर आपका ट्रांजिस्टर का जो एक्शन होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर वाला, वो देखना होगा। उसका एप्लीकेशन क्या है और फिर किस मोड में वो ऑपरेशन होता है। ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो नंबर सिस्टम में वही बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल वाला जो पार्ट होता है, उस टाइप के क्वेश्चन, डेसिमल टू बाइनरी वाले क्वेश्चंस, वो सब इसमें कवर करना होगा आपको। लॉजिक गेट्स में वही एंड और नॉर सबका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब बुलियन अलजेब्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये वाला जो पार्ट है इसको कवर करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा समझना पड़ता है, टेक्निकलिटीज अच्छी खासी है। तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको, इस सिलेबस को काफी मिनिमल रखा है कि कम से कम इतना तो आपको करके जाना है, और इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे 2024 में इससे, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो सारे इसी पार्ट से थे। ठीक है। तो इससे ज्यादा कवर करोगे तो फिर टाइम अगर है तो ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो इतना भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है 12th वाला, उस पर फोकस करना है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम, जो प्रिसीजन, एक्यूरेसी, फिर रिपीटेबिलिटी, ये सब जो डेफिनेशन है उसको समझना होगा। एरर्स कि कौन कौन से एरर्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ एरर्स होते हैं, ग्लॉस एरर, फिर आपका पैरेलल एरर हो गया, फिर नेट एरर हो गया, ये सब वाला जो क्लासिफिकेशन है एरर का वो देखना होगा। फिर एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इसका एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आता है कि एमीटर को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर एमीटर को वोल्टमीटर में कैसे, मतलब इस पे एमीटर और वोल्टमीटर पे ज्यादा सवाल थे। सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इस पे भी क्वेश्चन है 2-3। इसमें भी डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो आप पढ़ोगे तो इसको समझ जाओगे। और ट्रांसड्यूसर वाले पार्ट जिसमें स्ट्रेन गॉज हो गया, फिर उसके बाद एलवीडीटी हो गया, ये सब पार्ट्स पढ़ने हैं। तो आप इसमें सब टॉपिक्स को भी सर्च कर करके यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है। अभी टाइम हमारे पास आई थिंक 3 से 4 महीना तो है ही। तो 3 से 4 महीने में आराम आराम से इसको आप कवर करो, अपना एक कॉपी बना लो, उसमें पूरा नोट्स बनाओ। फिर टेक्स्ट बुक पे क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जा करके, जैसे मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का सारा टॉपिक्स खुद से पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद आप मॉक भी दो साथ ही साथ। तो मॉक देने से आपको पता चलेगा कि आपने कितना अंडरस्टैंडिंग किया है। ठीक है। और वहां पे भी जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसको भी आप अपने कॉपी में मेंशन करो एज ए नोट्स। अब देख लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या है जो हमें फॉलो करना है।
तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। पीवाईक्यू का जो पेपर है, जो पिछले साल हुआ था एग्जाम, वो 4 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। 19 दिसंबर को 3 शिफ्ट था और 20 दिसंबर को 1 शिफ्ट था। ये चारों का तो आप प्रिंट आउट निकाल लो और यहीं से प्रैक्टिस करो। इसको कम से कम 3 से 4 बार लगा लो। आपको पूरा एकदम आइडिया हो जाएगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कि कौन से टॉपिक से कितना ज्यादा पढ़ना है। और काफी आइडिया लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एग्जाम हुआ था, उसके पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ था, तो कोई भी बुक खरीदने से उतना फायदा होगा नहीं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो मॉक है वो खरीद लो। उस मॉक से जितना भी आप सब्जेक्ट वाइज हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, सब प्रैक्टिस करते रहो। जितना उसमें मॉक है आरआरबी ग्रेड 1 से रिलेटेड टेक्नीशियन, वो सारा मॉक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और सारे मॉक से आपका जितना भी गलती हुआ है उसको आप नोट्स में मेंशन करो और उसको बार बार रिवाइज करो। डूज एंड डोंट देख लेते हैं कि इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कोई कोर्स वोर्स मत खरीदना। कोई कोर्स वोर्स अगर आप खरीदते हो तो फिर वो बेकार बेकार ही है वो, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है। ज़्यादा इसमें अभी मटेरियल लोगों को पता नहीं है, लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, जो फ्री रिसोर्सेज है उनको फॉलो करो और थोड़ा मेहनत खुद से भी करो। बट ऐसा नहीं कि 2,000 के, 3,000 के, 1,000 के कोर्स खरीद रहे हैं, वैसा मत करना। फिर आप यूट्यूब वीडियो पे जाकर के पीएचडी नहीं करना है। ये 10 चैनल से देख करके बहुत सारा वीडियोस देख रहे हैं, कभी एक ही टॉपिक को 10 जगह से देख रहे हैं, भाई उतना टाइम नहीं है। कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करो और मैक्सिमम रिवीजन करो। ठीक है, ग्रेजुअल स्टेप्स एंड कंसिस्टेंट, मतलब ग्रेजुअल स्टेप लेना है कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई एक दिन में लिए हैं और निपटा दिए पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निपटाने के लिए बैठ गए कि भाई पूरा निपटा ही के उठेंगे, ऐसा नहीं। हल्का हल्का पढ़ो, टाइम है भी, और जितना आराम आराम से पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको दबा के करना है। मॉक ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। इवन आपका अगर मॉक मॉक खत्म भी हो जाता है ना देने के बाद, तो उसी को फिर से री अटेम्प्ट करो। ठीक है, और री अटेम्प्ट करते समय ये चीज ध्यान रखना कि भाई जितना स्कोर पहले था उससे ज्यादा ही हो। ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है कि रिसोर्सेज डोंट मेक टॉपर्स, रेंटलेस रिवीजन डज। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ज्यादा रिसोर्सेज पे दिमाग लगाने से, ज्यादा चीजें पढ़ने से अच्छा है कि जितना है बेसिक उतना पढ़ लो और जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। और मैं फिर ये भी बात बोलूंगा कि पीडीएफ वूडीएफ के चक्कर में ज्यादा मत रहना कि ये यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपना नोट्स बनाओ, फ्लेक्स योर फिंगर्स। क्योंकि अगर आप फिंगर फ्लेक्स करोगे तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी, और वो बिलीव में वो एग्जाम के सेंटर पे जब आप एग्जाम दे रहे होगे तब वो चीजें क्लिक करती हैं। और अपने आप आपका दिमाग लॉजिकल एफर्ट लगा के वो एमसीक्यू, आप एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन मार दोगे लॉजिकल रीजनिंग लगा के। ठीक है, तो इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, खुद से एफर्ट मारो। वो पीडीएफ वूडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है। और वो जो लोग टेलीग्राम पे जाके 10 पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, तो वो सब के चक्कर में नहीं रहना है। जितना कंफर्ट आपके पास नहीं रहेगा उतना ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा कि जितने भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के वीडियोस ला सकता हूँ उतना लाऊंगा। मैं सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको 10 जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के भी मैं क्या करूंगा कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वैसे मेरा तो अभी ज्वाइनिंग भी प्रोसेस चल रहा है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में काफ़ी एफर्ट जाते हैं और पता नहीं ट्रेनिंग पीरियड में कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितना भी आपको फ्री में आराम से जितना भी पढ़ा सकता हूँ, जितना भी समझा सकता हूँ मेरे तरफ से, उतना मैं करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा हुआ है इसमें सिलेक्शन, तो मेरे, अगर मेरे थ्रू जितने भी लोग बेनिफिट हो सकते हैं उतना हो जाए, ताकि मैं जितना अर्न किया हूँ, जितना भी नॉलेज अर्न किया हूँ इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, वो सारा बांट सकूँ। सिलेक्शन लेना एक अलग बात होता है, लेकिन कम्युनिटी को हेल्प करना मेरा बहुत, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये मेरा हॉबी है। कि मैं 12th में भी, इंजीनियरिंग में भी लोगों को पढ़ाता था जो मैं पढ़ता था, तो यही मैं सोचा था कि अगर मैं ये एग्ज़ाम निकाला हूँ तो यूट्यूब के थ्रू आप सभी को इस चीज़ से बेनिफिट हो। तो यही था स्ट्रेटेजी वीडियो। और अगर आपको ये देखने में काफ़ी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है कि 183 वैकेंसी है, कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है, तो यार एक ही चीज़ बोलूँगा कि 12 वैकेंसी थी, आई थिंक जनरल की 12 वैकेंसी थी आरआरबी रांची जोन में। मेरा भी भरने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने भरा कि बेरोजगारी है तो भाई भरना तो पड़ेगा ही। और मैंने आराम से बैठ करके टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक्स है सब लगाए, एनसीईआरटीज पढ़ा। उसके बाद मेरा जोनल रैंक 2 आया था। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा जॉब है, रेलवे का जॉब है। जोन वाइज होता है तो आपको अपने घर के पास भी मिल सकता है। जैसे मैं रांची से ही हूँ तो मुझे रांची जोन मिला है, और इवन मेरा घर धनबाद के पास है तो धनबाद डिवीज़न भी मिल गया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको अपने घर के पास जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, लेवल 5 का जॉब है, 8 सीपीसी आ रही है तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी।
और स्टेबल जॉब है। इसके साथ अगर आपका जो भी हॉबी है आप परस्यू कर सकते हो। और सबसे बड़ा है कि भाई आज के डेट में आपको सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि इस एग्ज़ाम को निकाला जा सके, तो आराम से इस फॉर्म को भरो और आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ये सब मत देखो कि वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, और बाकी जो भी आपके फीडबैक रहेंगे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई दोस्त है जिसको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।